हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे 2015 के पेपर 2 सितंबर का है। ये फरवरी का कर चुके हैं हम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू चिल्ड्रन acquire language because they are genetically predisposed to do so, or because parents intensively teach them from an early age? This question essentially highlights, मतलब क्या बच्चे इसलिए भाषा को अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो यह प्रश्न आपका दर्शाता है प्रकृति और पोषण पर बहस, यानी कि द नेचर नर्चर डिबेट। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर abstract साइंटिफिक थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो ये आपकी विशेषता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए। अमूर्त मतलब जो हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ चाइल्ड रीजन्स यू डू फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कॉल वर्क्स मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल? यानी कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए यह करें और मैं आपके लिए यह करूँगा। तो यह बच्चा कौहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? वही आप बच्चे कहते हैं ना कि आप मुझे ये चीज़ दोगी तो मैं ये काम करूँगा। ठीक है, जैसे तो ये आपका आएगा द गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। क्या है कि बच्चे मम्मी उनको कुछ बोलेंगी, हाँ अच्छा बच्चा है, तो फिर इससे बच्चे क्या है और अच्छा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिवादी शिक्षा। तो प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? प्रगतिवादी शिक्षा है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट, यानी अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है। क्या? प्रगतिवादी शिक्षा। और इंक्लूसिव एजुकेशन, आपने इससे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन आई थी, समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी बच्चे चाहे किसी भी जाति समुदाय कहीं से हों एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चंस इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन इशू एंड रिफ्लेक्शंस व्हाइल गिविंग रीज़न फॉर द सेम प्रमोट, यानी कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो ये बढ़ावा देते हैं आपके एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, यानी फोर्थ ऑप्शन विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम्स अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, यानी कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ,
डेवलपमेंट इज गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाई कल्चर अलोन, यानी कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो ऐसा नहीं है, केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित नहीं होता है, बल्कि विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। केवल संस्कृति की बात की गई है तो इसलिए ये गलत है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा था। अब है क्वेश्चन नंबर 8, अ की फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज दैट इन विच, यानी बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें क्या विशेषता है। तो ये विशेषता है आपकी, फोर्थ ऑप्शन है, द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स गाइडेंस आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की क्षमता का निर्माण करने का उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ बुद्धि की बात हो रही है, तो बुद्धि के बारे में आपका सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। तो वो है आपका, चलिए डिस्कस कर लेते हैं सभी सारे क्वेश्चन को, ताकि कुछ और चीज़ें भी समझ आ जाएं। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू वेल इन स्कूल, यानी कि बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ विद्यालय में क्यों, बुद्धि बाहर कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं करती क्या। दूसरा है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट टू इट, यानी कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है, और देख लेते हैं, इंटेलिजेंस कैन बी रिलायबली डिटरमाइंड ओनली बाई एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट, यानी कि बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा ही विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ केवल वर्ड आ गया, वहीं आपका निगेटिव हो गया, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ है, इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, सेंसरी डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा, यानी कि बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति संवेदी विभेद आदि। तो ऐसा भी नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बुद्धि कैसी है, बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जेंडर वाइज रेफर्स टू, यानी कि लिंग जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यू टू देयर साइकोलॉजी, यानी कि अपनी शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। ठीक है, दूसरा है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चर एटीट्यूड्स, यानी कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। बाकी ये चीज़ तो है, ये जेंडर पक्षपात में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शरीर विज्ञान के कारण तो लड़का लड़की अलग होते ही हैं, शरीर कहाँ दोनों का एक जैसा होता है। लेकिन यदि आप सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर उनमें अंतर कर रहे हैं, भिन्न व्यवहार कर रहे हैं, तो ये जेंडर पक्षपात होगा। थर्ड ऑप्शन है, जेनेटिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि आनुवंशिक भिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद होती हैं। तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आनुवंशिक भिन्नताएं तो होती हैं। ठीक है, और फोर्थ है, परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड रिलेटिवली फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन इन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध। तो ये भी होता है, स्त्री स्त्री होती है, पुरुष पुरुष होता है, उसमें कोई ऐसा जेंडर वाइज वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जहाँ क्या है, भिन्न व्यवहार किया जाए, दोनों के बीच में व्यवहार किया जाए। जो चीज़ें नेचुरल होती हैं वो तो होती ही हैं, उनका तो
वो जेंडर वाइज में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ समाज के द्वारा कुछ किया जाता है, संस्कृति के द्वारा, तो वो आपका जेंडर वाइज हो जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। एज एन अपर प्राइमरी स्कूल टीचर you have quite a few children who are first generation school goes in your classroom. Which one of the following as you most likely to do? यानी कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, तो आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। प्रथम पीढ़ी का मतलब होता है जैसे उनकी पीढ़ी में अब तक कोई स्कूल नहीं गया, जैसे कोई जनजाति हुई या कोई भी हुई जो फर्स्ट टाइम जिनकी पीढ़ी से कोई बच्चा स्कूल जाए, उसको प्रथम पीढ़ी कहते हैं। जैसे उनके पिता दादाजी वगैरह कभी स्कूल नहीं गए हों, वो बच्चा यदि स्कूल जाता है, उनकी माता नानी कोई भी स्कूल ना गए हों, तो वो उस बच्चे को प्रथम पीढ़ी कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के साथ किस चीज़ की होने की संभावना सर्वाधिक है? तो आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट, टेल द चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट हैव the capability to study further and they should not now help their parents at work। यानी कि आप बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होगा, वही फर्स्ट पीढ़ी में ही सही। यदि कोई स्कूल आया है तो ये टीचर को नहीं कहना चाहिए और ना ही ये कहेगा। सेकेंड ऑप्शन है, कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू इनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन। यानी माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। तो ये भी नहीं है, किसी भी स्कूल में टीचर कभी नहीं कहेगा कि आप ट्यूशन लगाओ, क्योंकि स्कूल में पर्याप्त पढ़ाई होती है और होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड होमवर्क। यानी कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, कि कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग, ठीक है, बेसिक हेल्प और अन्य सहायताएं जैसी भी उनको ज़रूरत होगी एक्टिविटीज़, वो उनमें उनकी हेल्प करेंगे। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, गिव देम होमवर्क ऑफ मेमोराइजिंग एंड कॉपिंग द आंसर। तो ये भी नहीं होगा कि उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस, एबिलिटी, टेम्परामेंट, interests, aptitude, amongst other things, what is the role of the school in this regard। यानी कि समान आयु के बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप्ड इन द सेम मैनर। यानी कि सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों का विकास एक प्रकार से पॉसिबल नहीं है। दूसरा है, इंश्योर दैट चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एज फॉर हर पोटेंशियल। यानी कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ठीक है, तो ये यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन। यानी बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है, वैसे सेकंड हो गया तो क्यों होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या पता ज़्यादा सुटेबल कुछ और मिल जाए। इंश्योर दैट द टीचर यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक। यानी सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। तो मानकीकृत निर्देश पाठ्यपुस्तकों का उपयोग ये सब नहीं होगा। तो आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट कहें या सुटेबल आंसर लग रहा है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर आयोग ने भी माना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 13, अ टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपके सामने ऑप्शन है,
क्या भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल, यानी कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ठीक है, तो यहाँ आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षिका के लिए समावेशी शिक्षा की बात हो रही है यहाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या है, सभी बच्चों को, ऐसा नहीं है कि कोई पीछे रह गए, पीछे बैठे हैं तो उनको ना मिले, या फिर कोई पिछले उससे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को सब हर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को, एक एक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। बाकी टू प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस एट द सेम पेस, यानी कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, तो समान गति से कोई हो ही नहीं सकता, फिर प्रत्येक बच्चा समान गति से कैसे बढ़ सकता है आगे। थर्ड ऑप्शन है टू इंश्योर दैट द टीचर गिव्स स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू द क्लास, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, तो ये भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है टू फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स टू चिल्ड्रन सो दैट द टीचर नो व्हाट ईच चाइल्ड्स फ्यूचर ऑक्यूपेशन वुड बी, यानी कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो ऐसा तो है ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जिसके माता पिता जो हैं बच्चा वही बने भविष्य में। ठीक है, आपका 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कंसेप्ट, यानी कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आप किस प्रकार सहायता करेंगे। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है बाय गिविंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि तथ्यात्मक जानकारी देकर, या फिर सेकंड ऑप्शन है बाय गिविंग चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, यानी अवधारणाओं के बारे में बच्चियों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, या फिर थर्ड ऑप्शन है बाय डिक्टेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एंड द आस्किंग देम टू मेमोराइज इट, यानी कि बच्चे को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। और फोर्थ ऑप्शन है बाय पनिशिंग चिल्ड्रन इफ़ देयर कंसेप्ट आर रॉन्ग, यानी कि यदि बच्चे की अवधारणाएं गलत हैं तो उन्हें दंड देकर। ठीक है, तो यहाँ आपका थर्ड और फोर्थ तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि ना तो दंड देना है, ना ही उन्हें याद करने जैसी कोई काम करना है, और तथ्यात्मक जानकारी, तो आपका फर्स्ट भी गलत हो गया, तो आपका बचा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन कैसे करेक्ट हो जाएगा कि बाय गिविंग, एक्चुअली आप इस चीज़ में एक चीज़ देखी होगी आपने, यहाँ एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी बच्चे खुद से ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत प्याजे वाइगोत्स्की के संदर्भ में आ जाए तब भी आपको समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, और एनसीईआरटी भी आपका ये मानता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स, इन द लॉन्ग रन दिस स्ट्रेटजी माइट नॉट वर्क सिंस, यानी कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न कर सके। क्योंकि ये रणनीति अधिक समय तक काम नहीं करेगी, तो इसका कारण क्या है बताइए। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है अ लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वुड हैव टू बी गिवन व्हेन मोर चिल्ड्रन स्टार्ट रीडिंग, यानी कि जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये तो आपका इस कारण से बंद होने की कोई समस्या नहीं है। दूसरा है रीडिंग बुक्स वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंप्लीट देयर होमवर्क, यानी पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, कि भाई पुस्तकों का टाइम अलग है, गृह कार्य का टाइम अलग है, उससे कोई संबंध नहीं है। आपका थर्ड ऑप्शन है दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट, हाँ ये कारण आपका हो सकता है कि इस वजह से यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, मतलब जैसे हम कई सारे काम ऐसे करते हैं ताकि सिर्फ प्रमाण पत्र मिल जाए। ठीक है,
तो इस वजह से यह चीज़ आपकी बंद होने की संभावना है या अधिक समय तक काम ना करे, ठीक है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी द लाइब्रेरी वुड नीड टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, तो ये आपके थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोल ऑफ अ टीचर इन क्लास इज़ टू, यानी कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका क्या है किसी कक्षा में? आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है, फिल द स्टूडेंट विथ हर ऑन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि अपने ज्ञान से शिक्षार्थी को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है, ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर राइट आंसर, यानी कि सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो ऐसा कभी भी शिक्षक की भूमिका ना होती है ना होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही आपके गलत हो गए। सिर्फ परीक्षा के लिए या सिर्फ आंसर के लिए हम स्कूल नहीं जाते हैं और ना ही सिर्फ आंसर के लिए नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली एंड स्टिक टू द कोर्स, यानी कि समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। ये भी आपकी बात कुछ जम नहीं रही। फोर्थ ऑप्शन है, प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशंस एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट, यानी कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो ये है शिक्षक की भूमिका असल में, और यही होनी चाहिए जहाँ नहीं है। तो ये आपकी शिक्षक की सही भूमिका है कि बच्चों को क्या है, ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड कराना, फैसिलिटेट करना, इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए, ठीक है, यानी कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियों को जुटाना और स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? तो आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट कि चिल्ड्रन कमिट एरर्स सिंस दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू थिंक, यानी कि बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। विचार करने की क्षमता नहीं होती ये कोई बात नहीं है, सब में विचार करने की क्षमता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन है कि चिल्ड्रंस एरर आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक, बच्चे की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर, यानी कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। तो इमिटेशन की बात आपके स्किनर वगैरह करते हैं, लेकिन गलतियों से बचने के लिए वो भी नहीं करते, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, चिल्ड्रंस एरर नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड दे शुड बी पनिश्ड सेवरली सो दैट दे डू नॉट रिपीट द मिस्टेक, यानी कि बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियाँ न दोहराएं। तो ये भी गलत है, सिर्फ दंड देने से गलतियाँ नहीं होंगी ऐसा सोचना गलत है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि चिल्ड्रंस एरर आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक, यानी कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वह एक खिड़की है, खिड़की के समान है उनकी गलतियाँ, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार से सोचते हैं, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्यों है बताइए। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है, इन टुडेज टाइम मार्क्स आर द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन एजुकेशन, यानी कि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ अंक महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क्ड सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स, यानी कि बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
बच्चे को खुद से तो कंपेयर करना चाहिए, लेकिन किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। थर्ड ऑप्शन है असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सेवरल एज अ फीडबैक फॉर हर ऑन टीचिंग, यानी कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। और फोर्थ ऑप्शन है असेसमेंट इज द ओनली वे टू एंश्योर दैट टीचर हैव टॉट एंड स्टूडेंट्स हैव लर्न, यानी आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षक ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने सीखा। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन, यही कि असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व एज अ फीडबैक फॉर हर ऑन टीचिंग, यानी आकलन से क्या है, अध्यापक बच्चों के अधिगम यानी वो जो सीख रहे हैं ना उसको समझता है कि उन्होंने कितना सीखा, कहाँ तक सीखा, कैसे सीखा, और उसके अपने शिक्षण की भी परिपुष्टि होती है कि भाई मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ वो ठीक ठाक है कि नहीं, मेरी शिक्षण विधियाँ ठीक हैं कि नहीं, इसलिए आकलन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है द करिकुलम मस्ट एनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, nurture their curiosity to do things, to ask questions and to pursue investigation, sharing and integrating their experiences with school knowledge rather than their ability to reproduce textual knowledge. National Curriculum Framework 2005, page number 13. Against the backdrop, what should be the primary role of the टीचर, यानी कि पाठ्यचर्या ऐसी हो, क्वेश्चन को समझना थोड़ा लेंदी है, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पाठ्यचर्या ऐसी है जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो आपके सामने आपको क्वेश्चन ठीक से समझ आ गया है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं आंसर के। फर्स्ट ऑप्शन है टू डू द चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक सिक्वेंशली, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। सेकेंड ऑप्शन है टू एंश्योर दैट द टीचर आस्क्स गुड क्वेश्चन एंड द चिल्ड्रन राइट द आंसर इन देयर नोटबुक, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे, तो ये चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही ये गलत हैं। अब है आपका थर्ड ऑप्शन टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, यानी कि बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना, तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है टू डिस्कार्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, यानी बच्चे के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं रही और ना ही ऐसा इसमें लिखा हुआ है, इसलिए ये तो आपका गलत ही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है टू इनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज़ टीचर्स नीड टू, यानी कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोटिवेट द चाइल्ड, यानी बच्चे को प्रेरित करने की, सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप सोचेंगे बच्चे का मन नहीं है पढ़ने में, मोटिवेटेड नहीं है, तब तक आप उसको ज़बरदस्ती कुछ सिखा दें तो वो कुछ भी सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप उसको डांटेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, अन्य के साथ तुलना करेंगे, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव सेंस में चली जाती हैं, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है।
सबसे पहला जो प्रयास करना चाहिए बच्चे के अध्ययन में, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, तो वो होती है बच्चे को प्रेरित करने की। ठीक है, अब यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, भावनाओं, विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशंस लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। यानी कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न। यानी कि सीखने के लिए अप्रेरित करने में भावनाओं की कोई महत्वपूर्ण यानी कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है, लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंड्स ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट। यानी कि कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, इमोशंस नीड्स टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस। यानी कि सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। या फोर्थ ऑप्शन है, इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंडेड विथ मोटिवेशन एंड लर्निंग। यानी कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड विथ मोटिवेशन एंड लर्निंग। यानी कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू। यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न बच्चे की किस योग्यता का आकलन करते हैं। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है, रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर की पहचान करने में, या फिर रिकॉल द करेक्ट आंसर, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में, या थर्ड ऑप्शन है, कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर का निर्माण करने में, और फोर्थ ऑप्शन है, एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर की व्याख्या करने में। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या चीज़ शामिल नहीं है। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, यानी कि एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, और दूसरा है एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, यानी कौशलों का अर्जन, और थर्ड है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, यानी कि एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, और फोर्थ ऑप्शन है जेनेटिक ट्रांसमिशन, यानी आनुवंशिक संचरण। तो यहाँ समाज की बात हो रही है, तो आनुवंशिकता यहाँ इस चीज़ में इंक्लूड नहीं होगी। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन यानी आनुवंशिक संचरण शामिल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट टर्म फ्रेज डज पियाजे यूज एज मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है। तो मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण का प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है। तो पियाजे के अनुसार इसे हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार दिस इज कॉल्ड स्कीमा। क्या? अवधारणा है। स्कीमा यानी अवधारणा है। विकास का क्षेत्र, जीन, परिपक्वन प्रखंड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मानसिक संरचनाएं कह रहे हैं ना, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण का प्रखंड है। तो इसके लिए पियाजे ने जो शब्द दिया है
या पद कहेंगे वो है स्कीमा। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, मतलब बच्चे अपने आप से बात नहीं करते जैसे खुद के ही अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन ऑफ अडल्ट्स टू देम, यानी बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। नहीं ये तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं किसके अनुसार, चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। ठीक है, अगर यहीं प्याजे लिखा होता तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाइगोत्स्की है, तो अहम केंद्रित का मतलब ईगोसेंट्रिक होते हैं, इसलिए वो खुद से बात करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 26 कि चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे कैसे होते हैं, हैव रिलेटेड मेंटल डेवलपमेंट, रिटार्डेड यानी रिटायर्ड बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, और हैव लो IQ यानी उनका बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, और थर्ड है हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दैट लुक लाइक। तो ये चीज़ यहाँ आपका 26 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि क्या है, बच्चे को एक समान दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है, जैसे M को और W को एक जैसे दिखते हैं लेकिन उल्टे सीधे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनको भ्रम हो जाता है और वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है उनको सीखने में, समझने में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो यहाँ आपका 27 का ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी सृजनात्मकता वर्ड आए तो क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन, मतलब क्या कह सकते हैं कि एक समस्या का कई समाधान खोजने वाले। ठीक है, इसको कहेंगे हम डाइवर्जेंट सॉल्यूशन या थिंकिंग। ठीक है, और अपसारी से भी बताया था, अभिसारी होती है आपकी संकुचित सीमित, और अपसारी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स डू हाउस होल्ड चोर्स बिफोर कमिंग टू स्कूल एंड आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू यू थिंक अ टीचर शुड डू रिगार्डिंग होमवर्क इन द कंटेक्स्ट, यानी कि भारत में बहुत सारे बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। तो आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट्स द लर्निंग एट स्कूल टू द चिल्ड्रंस लिव्स एट होम, यानी शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ठीक है, आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं और वो उनके घर में जो काम करते हैं उससे रिलेटेड हो, ऐसा होमवर्क देना चाहिए ताकि घर का भी काम हो जाए और वो अपना होमवर्क भी उनका पूरा हो जाए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन एन अफेक्टिव क्लासरूम, यानी एक प्रभावी कक्षा में। तो एक प्रभावी कक्षा में क्या है, क्या होना चाहिए। तो यहाँ है आपका थर्ड ऑप्शन, द चिल्ड्रन लुक अप टू द टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग, यानी बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेंगे। तो यहाँ अभी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रेजेंटिंग डिसकनेक्टेड चंक ऑफ नॉलेज वुड, यानी ज्ञान के एक बड़े
असंबद्ध वाक्य को प्रस्तुत करना। क्या है ये? तो ये है आपका मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सोशियोलॉजी पे चलते हैं। सोशियोलॉजी नहीं, सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो और जिनके पास मैथ या साइंस है वो इस पार्ट को स्किप करके हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जिनके पास सोशल साइंस है वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ स्टोरी वर्ड्स इन सोशल साइंस टीचिंग, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इनकरेजिंग डिस्कशन ऑन द गिवन नरेटिव, यानी कि दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्स रोल एंड फंक्शंस, यानी भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो यहाँ आपको भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली को समझाना है बच्चों को, उनके अंदर ये समझ विकसित करनी है बच्चों के अंदर। तो आप किस चीज़ को सबसे उचित क्रियाकलाप मानेंगी? तो यहाँ आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, होल्डिंग अ यूथ पार्लियामेंट, यानी युवा संसद का आयोजन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, अ टीचर सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स मेक अ टेबल रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ buckets of water used by a student in a week. After this activity, she initiates a discussion on water uses and conservation. Which method of learning is the teacher encouraging in the class? यानी कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो, और इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। तो शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? तो यहाँ शिक्षक कर रही है पूछताछ, एनक्वायरी मेथड, यानी पूछताछ विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, यानी सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। तो यहाँ टू ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड आइडिया कंसेप्चुअल रिसोर्सेज इंक्लूड टाइमलाइन समराइजेज डैश एंड डैश, यानी कि ज्ञान और विचार को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधन के समय रेखा सारांश डैश और डैश सम्मिलित है। तो यहाँ आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन मैप्स एंड कंसेप्ट मैप्स, यानी कि सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित हैं। सारांश, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मेक सोशल साइंस लेसन, यानी क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को कैसा बनाते हैं? लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं, आनंददायी बनाते हैं या फिर विवादास्पद बनाते हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मेक जॉयफुल। अगर बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो वैसे ही उनको आनंद आता है, तो आनंददायी बनाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, यानी सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? रोल प्ले, केस स्टडी, फिल्म स्क्रीनिंग या फिर फोटो ऐसे, यानी चित्र निबंध, चलचित्र प्रदर्शन या फिर वृत्त अध्ययन या फिर भूमिका निर्वाह।
तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केस स्टडी यानी वृत्त अध्ययन। ठीक है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए जो सबसे उचित विधि है वो है आपकी केस स्टडी। किसी चीज़ की केस स्टडी करें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट टू नो अबाउट गवर्नमेंट स्कीम थ्रू प्राइमरी सोर्सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इनप्रोप्रिएट। यानी कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी। तो आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ फर्स्ट है अ रिव्यू ऑफ अ बुक ऑन गवर्नमेंट स्कीम। तो यहाँ यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, सामाजिक चूज एन एप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल रिटन असाइनमेंट इन सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। तो ये हो जाएगा आपका एन ओरिजिनल असाइनमेंट दैट टेस्ट्स कंसेप्ट, यानी कि अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, टू प्रिवेंट साइनिसिज्म among students about democratic institution, which of the two given option would be most appropriate। यानी लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सबसे उचित होंगे। तो जो सबसे उचित होंगे, आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको 2 विकल्प बताने हैं जो सबसे उचित हों। पहला है आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, यानी एम्फेसाइज आइडियल फंक्शनिंग एंड प्रिंसिपल्स। दूसरा है इंडिकेट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग इंस्टीट्यूशन, यानी संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। और थर्ड है एम्फेसाइजेस दैट सोशल इनइक्वालिटी इन इनएविटेबल, यानी कि सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। और फोर्थ है इंडिकेट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक, यानी जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो आपका डी भी सही है और ढक जाता है, हाँ? तो आपका डी भी सही है और ये भी सही है। तो दोनों ए और डी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ए एंड डी। ठीक है, एक मिनट, ए और बी यहाँ आपका कहाँ गया पेन, हाँ, बोथ ए एंड बी, नॉट ए एंड डी, ए और बी, ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 40 कि चूज द बेस्ट मेथड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग टू इनकरेज स्टूडेंट टू टॉक अबाउट जेंडर रोल इन सोशल साइंस क्लास एट द अपर प्राइमरी लेवल। यानी उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ सबसे जो उत्तम विधि है वो है गाइडेड डिस्कशन एंड एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पोर्टफोलियो इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन बिकॉज, यानी पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह, तो महत्वपूर्ण माध्यम क्यों है, इसलिए है क्योंकि यह इट इंडिकेट स्किल डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 है विच टाइप ऑफ लर्निंग सोर्स आर यू इनकरेजिंग योर स्टूडेंट्स टू यूज़ व्हेन यू शो देम अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट, यानी कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो तब आप उन्हें प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स, ठीक है,
सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इमेजिन दैट यू हैव come across two old newspaper reporting on the battle of Srirangapatnam and the death of Tipu Sultan. One is a British paper and the other is from Mysore. Write the headline for each of the two newspaper. What is the reason for including this activity in the history textbook of class 8th? यानी कल्पना कीजिए, आपको श्री रंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान के मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। तो दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। तो कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? तो वो जो कारण है आपका सेकंड ऑप्शन, डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज इन स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणाओं को विकसित करना। इसलिए आपका ये उसमें इंक्लूड किया गया है कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 44 है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सजेस्ट दैट सोशल साइंस मस्ट लिंक अ चाइल्ड्स लाइफ एट स्कूल विद, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल कहाँ होना चाहिए? तो बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल होना चाहिए लाइफ इनसाइड द क्लासरूम, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, और दूसरा है लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि बाहर के जीवन से, सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि कक्षा के बाहर के जीवन के साथ भी संबद्ध होना चाहिए। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, स्टूडेंट्स एट अपर प्राइमरी लेवल कैन बी आस्क्ड टू गो फॉर अ फील्ड विजिट एज पार्ट ऑफ स्कूल सोशल साइंस प्रोजेक्ट सो दैट, यानी सबसे उचित विकल्प को चुनना है आपको कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि इट इज़ पार्टिसिपेटिव एंड फन फॉर स्टूडेंट, यानी यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इट इनेबल कंपैरिजन ऑफ रियलिटीज़ विद द आइडियाज़ एंड कंसेप्ट। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है, वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग ऑफ जियोग्राफी एट द अपर प्राइमरी लेवल, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? आपको किस चीज़ के लिए? भूगोल के लिए। ठीक है, तो भूगोल के लिए आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी? तो वो है आपकी क्षेत्र भ्रमण, यानी कि फील्ड विजिट। भूगोल में आप जितना ज़्यादा फील्ड विजिट करेंगे उतना आपके लिए अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, चीज़ें समझ आएंगी। तो ये विधि ज़्यादा सुटेबल है, महत्वपूर्ण है और अच्छी है। अब है क्वेश्चन नंबर 47, द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक एट द अपर प्राइमरी लेवल फोकसेस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? तो ये आपका बल देता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की स्थितियों को सीखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, टू टीच द टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, विभिन्न प्रकार की बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? तो आपके सामने ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग प्राइस एट विच शॉपकीपर बाई एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वर मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन रिटेन। तो जो अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं निम्नलिखित में से कौन सी लिपि में लिखे गए थे। एक्चुअली इनके अभिलेख सिर्फ एक लिपि में नहीं लिखे गए थे, 2-3 लिपियों में लिखे गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिखे गए थे वो थी उनकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स हैड अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, दिस प्लेस वॉज नॉन एज। यानी कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठे हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। तो मंदिरों में जो हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे उसे कहते थे मंडप। इससे पहले जो पेपर कराया है उसमें पूछा गया था गर्भगृह किसे कहते हैं, तो जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है वो गर्भ कहलाता है, और जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वो मंडप कहलाता है। ठीक है, यहाँ गर्भगृह का ऑप्शन दिया है, तो गर्भगृह वो होता है जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, और जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वो कहलाता है आपका मंडप। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 51, विनय पिटक इज अ बुक रिलेटेड टू। तो जो विनय पिटक नाम की पुस्तक है या ग्रंथ है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है फोर्थ ऑप्शन यानी रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, यानी बौद्ध संघ के नियम से। ठीक है, जरस्तु, महावीर ये इन अलग हैं, लेकिन जो विनय पिटक नाम आपको याद है, विनय पिटक तो बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ के नियम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, किंग हर्षवर्धना कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरित इन। यानी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी है। तो उस समय संस्कृत ही चलती थी, तो उन्होंने ये बुक हर्षचरितम भी संस्कृत में ही लिखी है। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, द अर्लीस्ट विहारास फॉर बोथ जैन्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वर मेड ऑफ। यानी जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो आरंभिक विहार बने होते थे तो वो किस चीज़ के बने होते थे, तो वो आपके बने होते थे वुड यानी कि लकड़ी के। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, अमंग विच ऑफ द थ्री डायनेस्टीज वाज फॉट द त्रिपट्टी स्ट्रगल। यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए द लॉन्ग ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट ओवर कन्नौज। तो कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला, तो यहाँ आपको बताना है। तो वो 3 राजवंश थे आपके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। कन्नौज के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था वो 3 राजवंश थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। क्वेश्चन नंबर 55 है कि खानकास इज सूफीज्म रेफर टू। यानी सूफी मत के अनुसार जो खानकाहों से अभिप्राय है वो क्या है, तो खानका का मतलब क्या है ये बता रहे हैं। तो खानका यानी कि प्लेस वेयर सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज, यानी कि वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट चोला टेम्पल्स। यानी चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो यहाँ आपका सही कथन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कि चोल टेम्पल्स वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। चोल मंदिर जो थे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। क्या था, यहाँ मंदिर बने, मंदिर के बाद फिर वहाँ धीरे धीरे दुकानें लगना और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हो गए। आर्थिक रूप से भी लोग समृद्ध हो गए, वहाँ दुकानें लगीं अपना अपना कला का प्रदर्शन के लिए, कोई मूर्तिकार थे, जो भी थे सब मेला जैसा लगने लगा, तो इसलिए वो आर्थिक और सामाजिक
सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन गया। ठीक है, बन गए चोल मंदिर जो थे सभी। क्वेश्चन नंबर, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट तवारीख रिटन फॉर द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई जो तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। द ऑथर्स ऑफ तवारीख एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड फॉर गुड गवर्नेंस एंड जस्ट रूल। यानी तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु अमंग द फॉलोइंग रेंटरप्रेटेड वर्स फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन इन द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। तो वो थी आपकी मुमताज अली। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है, चूज एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स एन ओपन बुक एक्सरसाइज इन अ क्लासरूम। यानी कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने में उचित कारणों को चुनिए। तो वो जो उचित कारण क्या होंगे आपके, वो होंगे सेकंड ऑप्शन, रीडिंग अ टेक्स्ट विथ स्पेसिफिक क्वेश्चन। यानी पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्टडी द सोशल साइंस सब्जेक्ट इज वाइटल एज इट इनेबल चिल्ड्रन टू। यानी सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, द यूराल माउंटेन सेपरेटेड। तो जो यूराल पर्वत है वो किसको अलग करते हैं। तो यहाँ यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप, एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट, यहाँ बीच में आपके यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करते हैं और इस पार्ट को यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ एशिया और यूरोप मिलते हैं वो पार्ट आपका यूरेशिया भी कहलाता है। तो यहाँ आपका पर्वत के सापेक्ष बात हो रही है पर्वत के साथ, तो यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक वेव्स स्टार्टेड इज कॉल्ड। यानी भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है फोकस, यानी कि उद्गम केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। यानी वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। तो वो है आपकी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परतें होती हैं और एरोप्लेन के लिए जो सबसे उपयुक्त परत मानी जाती है वो है आपकी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। तुम सब मुझे टाइम पर एग्ज़ाम दोगे, तुम सब मुझे टाइम पर एग्ज़ाम दोगे, यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है, तो एक्सोस्फियर, ई से एक्सोस्फियर। ठीक है, यहाँ वीडियो देखिए, उसमें पीछे भी बताया है, यहाँ फिर से बता देती हूँ आपको याद आ जाए। क्या है, टी से ट्रोपोस्फियर, एस से स्ट्रेटोस्फियर, एम से मीजोस्फियर और तुम सब मुझे टाइम यानी थर्मोस्फियर और ई से एक्सोस्फियर। एक और परत है जो उसमें दी नहीं है,
एग्जोस्फीयर। तो यह 5 परतें होती हैं। तो उन सब परतों में जो जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है वो है आपकी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। यानी निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका सूर्य तपन यानी इंसोलेशन सूर्य तपन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमेजन बेसिन इज करेक्ट। तो अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, द अमेजन बेसिन फॉल्स इन द इक्वेटोरियल रीजन यानी अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रोडवे ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। तो विश्व में भारत का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है आपका मनाली और लेह का, ठीक है, जो सिर्फ भारत में विश्व का है, पूरे विश्व का, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट अ मिटिगेशन मैकेनिज्म टू कंट्रोल लैंडस्लाइड। यानी भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो वो है आपका थर्ड ऑप्शन, डिक्रीजिंग वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। यानी कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, ये नहीं है, ये इसकी क्रियाविधि नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज ब्लैक गोल्ड। तो जो काले सोना के नाम से जाना जाता है वो कौन सा उत्पाद है। काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना आपका कहा जाता है पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोलियम को। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे, आपने देखी होगी मूवी पोखरण देखी होगी। तो ये क्या है, भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ तो था, लेकिन कैसे हुआ था वो इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पोखरण आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिए। बाकी ये कलपक्कम, तारापुर, नरोरा, ये सब आपके भारतीय न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पोखरण नहीं है, यहाँ लाया गया था चुपचाप से, और अमेरिकी सैटेलाइट रखी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको भी धोखा देके अपना परीक्षण किया था, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 70 कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ नॉन एज मिल्पा इन। यानी जो स्थानांतरी कृषि होती है ना, उसको मिल्पा के नाम से किस देश में जाना जाता है। तो मिल्पा नाम से स्थानांतरी खेती को किस देश में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपका मैक्सिको में। भारत में उसको कहते हैं स्थानांतरी खेती, लेकिन मैक्सिको में उसको क्या कहते हैं, मिल्पा, ठीक है। ये खेती एक ही तरह की होती है, लेकिन अलग अलग देशों में नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर। तो निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम सभा इज करेक्ट। तो यहाँ ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, और आपका सेकेंड ऑप्शन जो है, द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत आर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स।
तो यहाँ जो ग्राम सभा का सचिव है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ये सेकंड ऑप्शन आपका ग्राम सभा के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो लोकतंत्र में लोगों की जो सहभागिता पर दिए गए दो कथन हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कथन देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सोशल मूवमेंट इन अ वे टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेसी। यानी कि लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। तो ये आपका सही है। और दूसरा ऑप्शन है, डेमोक्रेसी अलोज पीपल टू पार्टिसिपेट बट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू सो। यानी कि लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही हैं, तो वो था ए एंड बी आर ट्रू। तो 73 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइबेटियन नेशनल एपिक। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो तिब्बत का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसको हम जानते हैं केसर सागा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ केसर सागा के नाम से जाना जाता है, जो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पटवारी एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपको दो कथन फिर से दिए गए हैं पटवारी के बारे में, आपको यहाँ चूज करना है कि कौन कौन सा सही है। तो फर्स्ट है ए, पटवारी मेंटेनेंस एंड अपडेट्स लैंड रिकॉर्ड ऑफ अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। यानी पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का आद्यतन लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो ये आपका सही है, रखता है, पटवारी का ये काम है, वो ऐसा करता है। और दूसरा है, पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया अंडर हिज हर जुरिस्डिक्शन। यानी कि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपका सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोकतंत्र के संबंध में गलत है। तो यहाँ आपके सामने कथन है, तो थर्ड कथन नहीं है, ऑप्शन है। तो यहाँ थर्ड है, इन अ डेमोक्रेसी अ रूलर हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। यानी लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो ये कथन गलत है, ऐसा तानाशाही में होता है, लोकतंत्र में नहीं। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ तानाशाही होता तो यही कथन आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ गलत भी लिखा है और लोकतंत्र भी लिखा है। तो प्रश्नों को ठीक से पढ़िए फिर हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, कैंपेन्स हैव लेड टू न्यू लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन 2006। अ लॉ वाज फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम। तो अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बने। तो निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना था। तो वो बना था आपका घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर 2006 में जो कानून बना था वो बना था घरेलू हिंसा के लिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीडिया इज इनकरेक्ट। तो यहाँ संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो वो आपका गलत ये है कि फोर्थ ऑप्शन, देयर इज रेगुलर इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ मीडिया। यानी संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सहकारी हस्तक्षेप रहता है। तो ये आपका गलत है। क्यों?
क्योंकि ऐसा नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता है नियमित संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 79 है द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ न्यूज़ चैनल डिपेंड्स ऑन। तो समाचार चैनल पर विज्ञापन का जो मूल्य निर्भर होता है वो किस कारण से होता है? तो वो होता है आपका द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल, ठीक है, यानी चैनल की लोकप्रियता पर। क्वेश्चन नंबर 80 है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जनहित याचिका जो PIL होती है के संदर्भ में नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कि ये जो दोनों कथन हैं उनमें से आपका कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आपका कथन ये कह रहा है इट इज़ अ मैकेनिज्म टू सीक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये कथन आपका गलत है। PIL का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन है इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट अलाउज एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल पिटिशन टू सिक्योर जस्टिस इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु राइट्स आर वायलेटेड, यानी यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो ये कथन आपका सही है। कुछ दिन पहले मैं कुछ देख रही थी सीरीज, आजकल सीरीज आने लगे हैं, सीरियल 4-4, 5-5 घंटे के एक साथ आते हैं, तो उनमें मैंने इसको देखा था। तो वहाँ इस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ए आपका गलत है लेकिन बी सही है। तो ये आपका किस ऑप्शन में है? तो ये आपका है थर्ड ऑप्शन में, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 81 है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट द क्वेश्चन आर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में ए और बी दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ आपके सामने विकल्प ए है द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और दूसरा है इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर, यानी कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो ये तो आपका गलत है। तो यहाँ फर्स्ट सही है और सेकंड रॉन्ग है। तो ए सही है और बी गलत है। तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये कथन आपको अच्छे से पढ़ने होंगे तभी आप ठीक से आंसर कर पाओगे। सिर्फ पढ़ने नहीं, यदि आप उनको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके लिए आप को जो सही लगता है वो कीजिए। कई सारी चीज़ें तो हमें मूवी देखने से भी समझ आ जाती हैं, कई चीज़ों को बताया जाता है बड़ी डिटेल में अच्छे से। तो यदि आप मूवी देखने के शौकीन हैं तब भी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए पढ़ना ही ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और भी करते रहिए ताकि आप मोटिवेटिव भी रहें, बोर ना हो और चीज़ों को रिलेट करें एक दूसरे से, तो लंबे समय तक वो याद रहेंगी, आपके दिमाग में बस जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। यहाँ फिर से आपके सामने 2 कथन आ गए, तो इन कथनों को पढ़िए और फिर से बताइए कि आपका क्या सही है। द जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऐसा होता है। और दूसरा है अ विल कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस
इट इज़ पास्ड बाय द ज्यूडिशरी, यानी किसी कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकती। तो आपका ये गलत है, ठीक है। तो आपका 82 का फर्स्ट ऑप्शन यानी ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स इज़ द करेक्ट आंसर। ए सही है और बी गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन सेकुलर स्टेट्स, यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कौन सा कथन आपका यहाँ गलत दिख रहा है, तो वो है आपका थर्ड ऑप्शन, द स्टेट अलाउज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले एंड प्रमोट वैल्यूज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन्स, यानी कि राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है कि भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा है कि राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। और फोर्थ है राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, ये आपका गलत है, इसलिए यही आपका सही है। क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है तो हमें गलत पे ध्यान देना है, जो गलत है वही सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, द इंडियन स्टेट हैज़, यानी भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। तो आप सबने संविधान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी इतना तो आपको पता होगा ही कि जो हमारी भारतीय राज्य की सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सत्यशोधक समाज टू प्रोपगेट कास्ट इक्वालिटी, यानी जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो ये आपकी की थी ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, कौन सी है मुझे याद नहीं है अभी इस टाइम, लेकिन एक बुक है जो काफ़ी फेमस है, उसके बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अमेरिकन कुछ ऐसी वो है, हाँ गुलामगिरी, याद आ गया। हाँ, जो ज्योतिराव फुले हैं उनकी बुक है, उसका नाम गुलामगिरी है। इनकी एक बुक वो काफ़ी फेमस है, गुलामगिरी, तो वो भी उसके बारे में भी यहाँ प्रश्न आ जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिस इन बैरकपुर ऑन 29 मार्च 1857। तो आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो वो थे आपके मंगल पांडे, ठीक है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फांसी पर तो ये सबको साथ में लटकाया गया था, नहीं, ये बैरक पे हमला करने पर मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेंसी इज करेक्ट। तो अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ हमें सही कथन देखना है, तो वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, इट क्लेम्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी वाज सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर दैट देन ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है, ठीक है। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में ये कथन सही है। अब है यहाँ क्वेश्चन 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लानिट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। तो कल ही मैंने वीडियो डाला था और आज भी देखो कोशिश करूँगी उसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा ज्योग्राफी का नया जो शुरू किया है साथ साथ पढ़ते चलेंगे कि जो कौन से ग्रह हैं, मतलब ग्रहों का ये जो ग्रह हैं उनमें से
कौन कौन से ग्रह के समूह में चारों ओर छल्ले हैं? तो आप सबको पता होगा कि शनि इसीलिए सुंदर है उसके वलय के कारण, ठीक है। और बृहस्पति के आसपास भी छल्ले हैं और यूरेनस के आसपास भी छल्ले हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे 88 का जो सेकंड ऑप्शन है, सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर क्या है, छल्ले हैं, ठीक है। ये ग्रह है और इनके आसपास इस तरह से छल्ले बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, वाई इज द अर्थ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड? जियोइड का मतलब होता है भू आव। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पृथ्वी को भू आव के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, ठीक है। अलग अलग शेप होते हैं, तो जियोइड से आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ ये पूछ रहे हैं। तो जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पृथ्वी क्या है, ध्रुवों के पास चपटी है। अब पृथ्वी लोग गोल समझते हैं, गोल है ही, लेकिन जो उसका ध्रुव है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो हैं उसके, तो यहाँ पर वो क्या है, चपटी है, ठीक है, वहाँ गोल नहीं है। और इसीलिए इसकी शेप, जो पृथ्वी की शेप है, उसको हम सर्कुलर ना कहकर जियोइड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। तो यहाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, फ्रॉम द अर्थ ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल बिकॉज इट। तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, तो क्यों है ऐसा, बताइए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम इन मूविंग अराउंड द अर्थ एज द टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लेता है ना, उतना ही समय अपनी अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लेता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा हमेशा हमें चंद्रमा का आधा ही भाग दिखाई देता है, कभी उसका पूरा भाग दिखाई नहीं देता, ठीक है। एक ही भाग, आधा भाग नहीं कहेंगे, एक ही भाग, उसके दोनों साइड उसका सारे भाग दिखाई नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ हमारा सोशियोलॉजी ख़त्म हो गया है। अब चलिए हिंदी पे चलते हैं। यह हमारा हिंदी आ गया, फोर्थ पार्ट है इसका। तो इसमें पैसेज आते हैं दो। लैंग्वेज वन में आपने हिंदी चूज़ किया है तो एक पैसेज सिंपल रहेगा, एक पोएम रहेगी। और लैंग्वेज वन में इंग्लिश चुना है तो सेम ऐसा ही इंग्लिश में भी रहेगा। तो यहाँ ये पैसेज है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हल कर लेते हैं। कि कामकाजी महिलाओं को प्राय नित्य ही जूझना पड़ता है, तो किस चीज़ से जूझना पड़ता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का 2। ये पैसेज पढ़ेंगे, आराम से वीडियो पॉज करके पढ़िए। पर पीड़क और अपराधी लोगों से। क्वेश्चन नंबर 92 है, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था। तो कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे जो कारण था वो था महिलाओं की कठिनाई। जो कामकाजी महिलाएं थीं वो काम पर जाती थीं तो लोग उन्हें परेशान करते थे, इसलिए एक कैब का प्रारंभ हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 93 कि रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो किस चीज़ का नया रास्ता चुना? तो उन्होंने चुना महिलाओं के लिए कैब संचालन का, ठीक है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 94 क्वेश्चन है कि किसी ज़िंदगी को खतरे और आशंकाओं से भरा माना गया है। किस ज़िंदगी को? तो यहाँ खतरे और आशंकाओं से भरी ज़िंदगी माना गया है आपकी सड़क परिवहन की। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव से निकट है? तो वो है आपका इंसान करे, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो ये आपका ज़्यादा निकट होगा, सेकंड ऑप्शन। अब है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो यहाँ जो सफलता शब्द है उसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। फल है, फल में ता लगा दिया सफलता हो गया, और सा लगा दिया सफलता हो गया। तो प्रत्यय और उपसर्ग इसमें दोनों लगे हुए हैं, और दोनों को हटाने पर भी आपका मीनिंगफुल वर्ड बच रहा है। इसका मतलब यही शब्द है। बाकी सब में आप लगा के देखिए, सही नहीं, फिट नहीं बैठेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। तो परपीड़ा का मतलब होता है दूसरों की पीड़ा, पर मतलब दूसरे, पराए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर 98 क्वेश्चन नंबर 98 है,
गद्यांश के प्रारंभ में उद्यत कथन किसके जीवन को का दर्शन बन गया? तो वो बना आपकी रेवती रॉय। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 99, रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? तो उनकी जो कैब सेवा थी वो थी कामकाजी महिलाओं के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका पोएम आ गया दूसरा, गरजते घन घनन घन घन। चलिए पढ़ने की क्या जरूरत है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर यहाँ आंसर करते हैं। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य क्या छिप गया। ठीक है, लिपट कर सो गया यानी छिप गया, इस कविता से यही भाव इसका निकल रहा है। फिर है कि पुरवाई से आशय है। पुरवाई का मतलब क्या है? पुरवाई का मतलब है आपके पूर्व से आने वाली वायु की, बोलते ना गांव में कैसी पुरवैया चल रही है। फिर है 102, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है। तो कवि क्या बताना चाहता है? कवि बताना चाहता है बेसुध का मतलब मस्त हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता में बस आपको थोड़ा लिटरेचर का ज्ञान होना चाहिए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि इसलिए ले रहे हैं सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, इसलिए वो अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 104 कि गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है। तो आप सभी जानते हैं जहाँ पर किसी शब्द की या वर्ण की बार बार उत्पत्ति होती है वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 105, मन की उपमा किससे दी गई है? तो कविता आप पढ़ेंगे तो वहाँ मोर सा नाचता मन कहा गया है, तो मन की उपमा दी गई है मोर से। अब है आपके प्रश्न 106 कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना है? सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, सतत आकलन इसीलिए किया जाता है, ये जानने के लिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अब है 107 प्रश्न, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या सिखाना चाहती है? बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है कि एक एक वर्ड एक एक शब्द लगाने से मीनिंग बदल जाते हैं। ये क्या है? भाषा की बारीकियां हैं। प्रश्न 108 है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, यहाँ लिस्ट पूछा है तो सबसे कम महत्वपूर्ण आपका होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, क्योंकि आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं। आपको संवैधानिक मूल्यों की जानकारी है या नहीं, ये हिंदी भाषा के क्लास में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न 109 है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो साहित्य की किस विधा में? तो वो है आपकी एकांकी में। एकांकी में एक ही अंक होता है, इसलिए आपका सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है। अब प्रश्न 110 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन कि लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। फिर है प्रश्न 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है आपका संदर्भानुसार मुहावरों लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन 113 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो व्याकरण शिक्षण को जो सबसे अधिक पुष्ट करता है वो है आपका घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन
114 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम, यहाँ फिर से आपको कम बोल दिया है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, तो वो है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेशन, क्योंकि समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेशन सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी भाषा की विशिष्ट छटाओं को समेटने वाले पाठ होने चाहिए, पुस्तक की बात कर रहे हैं ना। फिर है प्रश्न 115, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है, तो क्या है, तो वो है आपका भाषा बोध और साहित्य बोध। प्रश्न 116 है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, तो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। फिर है प्रश्न 117 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो वो है आपका भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। प्रश्न 118 है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए, तो वो कराया जाना चाहिए आपका विशिष्ट भाषा प्रयोग। प्रश्न 119 है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, तो ये प्रश्न आपका इंग्लिश में भी आता है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। इस ये मैंने भाषा का वीडियो बनाया, उसमें सब आप देखिए। डायरेक्ट मेथड वो होता है जहाँ क्या है, आपको जो भाषा सिखा रहे हैं ना, हिंदी सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो वहाँ आपको दूसरी भाषा प्रयोग करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी। मातृभाषा आपको आप प्रयोग उसमें नहीं कर सकते। यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है, यदि आप प्रयोग करते भी हैं तो आपको पनिश या पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी प्रत्यक्ष विधि या फिर डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश के लिए भी आप समझ सकते हैं। 120 है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वो है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, तो ये हाँ, ये आपका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इंग्लिश पे। ये इंग्लिश है, लास्ट सेक्शन है लैंग्वेज 2, तो यहाँ आपके दोनों पैसेज आपको सिंपल ही मिलेंगे, जैसे ये है, और पैसेज पढ़िए। और पैसेज करने का ना एक आसान तरीका ये है कि पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको आंसर जल्दी समझ आ जाएंगे, आपका टाइम कम वेस्ट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 121 है कि द ओनली ऑब्जेक्ट दैट एक्चुअली ब्रोक द मोनोटोनी ऑफ द वास्ट डेजर्ट वर, तो यहाँ वो कौन सा, ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, तो वो था आपका क्लम्स ऑफ स्क्रब हियर एंड देयर, ये मोनोटोनी को ब्रेक कर रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 122 है, बिटवीन द फोर्ट एंड द डेजर्ट देयर इज, तो फोर्ट और डेजर्ट के बीच में क्या था, क्या चीज़ है, तो वो है आपका 2 cities, यानी 2 सिटी। क्वेश्चन नंबर 123 है, डैश आर कंपेयर टू स्नैक्स, तो यहाँ स्नैक्स से किस चीज़ को कंपेयर किया गया है, तो वो किया गया है लॉन्ग नेक्स ऑफ कैमल, मतलब ऊँट की लंबी गर्दन को स्नैक से कंपेयर किया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 124, द नरेटर स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज, तो नरेटर की डिस्क्रिप्शन में जो स्टाइल है वो है पोएटिक। क्वेश्चन नंबर 125 है, डैश द न्यू सिटी विच हैड स्प्रेड, तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द एबव क्लूज, तो यहाँ आपका जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है, विच यानी कौन, कौन मतलब प्रोनाउन, ठीक है, कौन, किसको, मैं, तुम, ये सब प्रोनाउन है। नाउन की जगह पे जो यूज है, वो यूज होते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है, द डेजर्ट इनक्लोज्ड अस फॉर द नेक्स्ट 10 days, तो वॉइस इन द एबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इन, तो यहाँ इस वॉइस को आपको करेक्टली चेंज करना है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा वी वर एनक्लोज्ड बाय द डेजर्ट, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 127 है,
सिनोनिम्स फॉर द वर्ड क्लम्स, क्लम्स का आपको सिनोनिम बताना है यानी समानार्थी। तो क्लम्स का मतलब होता है गुच्छा, समूह है, और यहाँ जो बंच दिख रहा है, बंच का मतलब भी वही होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 है एंटोनिम फॉर द वर्ड स्कॉल्ड। तो स्कॉल्ड का आपको विपरीत बताना है, इसका सिनोनिम नहीं बल्कि उल्टा बताना है। तो इसका विपरीत यानी कि उल्टा जो है वो है आपका स्माइल्ड। ठीक है। स्कॉल्ड मतलब किसी को डराना धमकाना, और स्माइल मतलब हंसना, उसको कंफर्ट फील कराना। ठीक है। फिर है क्वेश्चन 129 द डेजर्ट लुक्स लाइक अ लॉयन बिकॉज बोथ आर। तो डेजर्ट शेर की तरह दिखता है, सेम, क्यों? तो इसका कारण है ऑफ द सेम कलर। किस चीज़ में सेम कलर है? दोनों का कलर कैसा होता है? येलो, क्रीमी, जो भी है। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ फिर से आपका 2 पैसेज हैं, चूँकि ये सेकेंड लैंग्वेज है इसलिए दोनों पैसेज आपके सिंपल ही हैं, पर यहीं यदि आप ये इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होती तो ये आपका पोएम हो जाती इस जगह पे। ठीक है। फिर अब ये हमने पढ़ लिए पैसेज और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है हाउ डू दे बेनिफिट फ्रॉम सच अ यूज़। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, देयर सिटीजन गेट बैलेंस्ड डाइट। क्वेश्चन नंबर 131 है पीपल इन द डेवलप्ड नेशन ईट वेरी लिटिल ऑफ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियल्स यानी कि दाल, अनाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है डू नॉट प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड टू द डाइनिंग टेबल इन डेवलप्ड नेशन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपरमार्केट। क्वेश्चन नंबर 133 है सिनोनिम्स फॉर द वर्ड वॉशीफोरसली। तो वॉशीफोरसली का आपको सिनोनिम बताना है, सिनोनिम यानी समानार्थी। तो वो है आपका स्ट्राइडेंटली। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 है एंटोनिम फॉर द वर्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स यानी उल्टा बताना है। तो मॉडेस्ट का उल्टा है आपका लार्ज। क्वेश्चन नंबर 135 है हाउ डू द रिच कंट्रीज यूज मोस्ट ऑफ देयर सरप्लस व्हीट एंड मेज। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दे फीड देयर कैटल एंड पोल्ट्री। और यहाँ आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो गई। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो इंडिया में जो इंग्लिश का स्टेटस है वो कैसा है? तो वो है आपका एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का। ठीक है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस है आपका इंडिया में इंग्लिश का। क्वेश्चन नंबर 137 है ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्टूडेंट्स स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी इंक्लूड्स। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेज मोर अटेंशन टू द एरिया ऑफ हिज हर इंटरेस्ट। मतलब उसकी जहाँ उसको इंटरेस्ट है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, उस एरिया पे। क्वेश्चन नंबर 138 है अ फोनेम इज़। तो फोनेम क्या है? फोनेम क्या है? आपकी साउंड की सबसे छोटी इकाई है, या फिर ऐसे कह सकते हैं अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें से कौन सा टीचिंग के लेवल पर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है? वो है आपका डेफिनेशन। बाकी सब हैं मेमोरी, रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग। 140 क्वेश्चन नंबर 140 है अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3rd
अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हाट आर द अदर स्किल ऑफ लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपको लैंग्वेज स्किल बतानी है जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को छोड़ कर के हो। तो वो है आपकी थिंकिंग एंड रीजनिंग, सोचना और तर्क। थिंकिंग एंड रीजनिंग ये आपकी रीडिंग स्किल है, लैंग्वेज स्किल है एक्चुअली ये। और जो मेन 4 स्किल होती हैं LSRW उनको छोड़कर है। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर वर्ड एंड वर्ड चंक्स एज बेसिस फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन लेक्सिकल अप्रोच, इसको कहेंगे लेक्सिकल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 143 है, अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सेंट्रल थीम एंड मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 144 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस। तो इसमें से कौन सा आपका पोएटिक डिवाइस नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका अलिटरेशन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सॉरी मोर्फीम, फोर्थ ऑप्शन मोर्फीम। बाकी मेटाफर, अल्ट्रेशन, इमेजरी ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, अ क्लास 7th स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग, एज अ टीचर वुड यू। तो क्लास 7th के बच्चे स्टूडेंट यदि गलती कर रहा है तो आप टीचर के रूप में आप क्या करेंगे। तो यहाँ आप टीचर के रूप में शो हिम हिज मिस्टेक्स एंड आस्क हिम टू रिस्पॉन्स देम। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, द आइडिया ऑफ कंप्रहेंसिबल इनपुट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो जो कंप्रहेंसिबल इनपुट का आइडिया था सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था। तो वो आपका किया गया था सबसे पहले स्टीफन क्रेसांस। इनके अनुसार ये भी कहते हैं कि स्टीफन क्रेसांस के बच्चे जैसे अपनी मातृभाषा को एक्वायर करते हैं उसी तरह से वो सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि कंप्रहेंसिबल डिवाइस, कंप्रहेंसिबल इनपुट इन्होंने यूज़ किया था और ये बात भी कही थी। क्वेश्चन नंबर 147 है, इफ़ अ टीचर वांट्स टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट अमंग हर क्लास स्टूडेंट्स व्हाट विल द बेस्ट मेथड। तो यहाँ सबसे बेस्ट मेथड होगा आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 148 है, अ टीचर फाउंड एन एडवर्टाइजमेंट पैम्फलेट फॉर सेल ऑफ बिस्किट। तो एक ने टीचर ने क्या किया, बिस्किट के एडवर्टाइजमेंट पे एक पैम्फलेट प्राप्त कर लिया, उसको मिल गया। तो सी यूजेस इट फॉर रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ इन हर क्लास, व्हाट डू यू कॉल द पैम्पलेट। तो ये क्या कहलाएगा आपका। तो यहाँ आपका ये कहलाएगा एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच लैंग्वेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वो है आपकी honing the ability of listening, speaking, reading and writing and meaning making। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, while reading a text which one among the following can help a student understand the relations between the parts of sentence। तो सेंटेंस के पार्ट समझने में बच्चे की क्या चीज़ हेल्प करती है। तो वो हेल्प करते हैं वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, चलिए हमारा पेपर ख़त्म हो गया है। आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।